हेलो एवरीवन। आज जो ये मेरा वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। क्लास 11th के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें कि जिसमें कि आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर सेकंड एंड थर्ड जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस पोम है जो दो उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े चैप्टर्स करके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाने की कोशिश की है। और आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है ये आपको बताएगा कि कैसे आपको आंसर देना है। एक तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको क्वेश्चन का समझना। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके लिटरेचर पार्ट में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर पार्ट के एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें राइटिंग सेक्शन पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है पेपर का। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने सिर्फ लिटरेचर के, और लिटरेचर के 2 पार्ट्स और 2 पोएम्स को मैंने कवर अप किया हुआ है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेन पॉइंट मैंने दिया हुआ है जो कि हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर। क्योंकि आप क्लास 10 से 11th में अभी आए हो, क्लास 10th में आप कुछ भी लिखते हो उसके ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं। ग्रामर इतना नहीं देखा जाता है, इतना चेक नहीं किया जाता है, बच्चों को बहुत लीनियंटली मार्क्स दिए जाते हैं। बट इन क्लास 11th एंड 12th नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड the question and then what to write and how to write the answer। क्योंकि पहले क्लास 10th से अब 11th में जो आपने जंप लगाई है वहाँ पर कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना कैसे, क्वेश्चंस को समझना एंड उनका आंसर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों को बताइए कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है जो आपको आगे कैसे आंसर देने में वो हेल्प करेगा। और इसके साथ ही आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि आंसर देते कैसे हैं, मतलब आपके आंसर कैसे होने चाहिए कि यू कैन गेट गुड मार्क्स। क्योंकि आप आंसर लिखते हो बट स्टिल वो जो हाफ नंबर रह जाता है, मतलब यू आर राइटिंग इन अ प्रॉपर वे बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट हाफ मार्क। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1.5 मिलता है, बट व्हाट इज़ मिसिंग देयर आपको वो आज मैं बताऊंगी। और साथ में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर कैसे लिखा जाता है। कुछ मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। होमवर्क देने वाली जो आपको करके लेके आना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हो। प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस को रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम के लिए जाएगा। डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जो ये सबसे पहला मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो है किंग टूट के। किंग टूट डिस्कवरिंग टूट का है जो चैप्टर है उसका है। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है किंग टूट कौन था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। देखो कुछ भी नहीं हुआ था, इसमें ये हुआ था कि कई बार जो किंग टूट था उनको बाहर निकाल करके उनको इन्वेस्टिगेट किया गया था। तो वो उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं मुझे चैप्टर ही समझ नहीं आता। बड़ी सीधी सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक किंग टूट है, उनकी मम्मी को जो इजिप्ट में है उनकी मम्मी को बार बार निकाल करके ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जो एक हमेशा ये बात ध्यान रखिए, हर जगह क्या होता है कि जो भी पहले काम करता है ना उसकी कमियां निकालने में दूसरे को बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही इसमें हुआ है। एक छोटी समरी है, हॉवर्ड कार्टर ने पहले इसको डिस्कवर किया इन 1922 में, और उसके बाद में जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। और इन्होंने उसके बाद में ज़ाही हवास जो है वो उन्होंने इनको दोबारा इन्वेस्टिगेट किया है। तो पहले क्या हुआ था कि जब जब हॉवर्ड कार्टर ने इनको किया था इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने इनका गोल्ड वगैरह सब निकाल करके अपना सिर्फ नाम कर दिया था कि मैंने डिस्कवर किया इन 1922, ही वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर। और उनको काफ़ी गोल्ड मिला था और काफ़ी उन्होंने मिस्टीरियस चीज़ें की, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से इनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था। अब सेकंड टाइम इनका एक एक्सरे हुआ था, जो कि एक्सरे किया था किसी एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था। सेकंड टाइम इनको निकाला। फिर थर्ड टाइम जब जब सिटी स्कैन मशीन जो है आर्कियोलॉजी को किसी ने गिफ्ट किया, तब इनको ज़ाही हवस ने इनको बाहर निकाला और उसके बाद में इनको सिटी स्कैनर मशीन में डाला कि शायद दे में गेट सम क्लूज अबाउट देयर लाइफ एंड डेथ। बिकॉज बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी कि किंग टूट की लाइफ और डेथ
के पीछे क्या राज है। उनकी उनकी डेथ मिस्टीरियस था काफ़ी, तो उसके लिए बार बार इनको निकाला जा रहा था। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि इन्हीं को, ये किंग टूट में ऐसा क्या था कि इनकी मम्मी को बार बार इन्वेस्टिगेट किया जाता, बिकॉज ही वॉज द लास्ट एयर। HEIR, एयर, एयर मीन्स होता है HEIR, लास्ट एयर मीन्स होता है आपका सक्सेसर या फिर लास्ट राजा, किंग फेरो थे ये। किंग टूट जो थे वो लास्ट फेरो थे अपनी डायनेस्टी के। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ही वॉज वेरी रिच, फेबुलसली वेल्दी, तो फेबुलसली वेल्दी थे ये, और इस वजह से इनको इनकी लाइफ और डेथ के, और ये काफ़ी यंग इनकी डेथ हुई थी। तो ये 3 रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि क्यों इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस और मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी, तो आप उसको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वीडियो, अगर आप पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे तो यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। फाइन, तो मैंने कई सारे वीडियोस डाले हुए जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी वीडियो है, आप वो सर्च करेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपको शेयर करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, हु वॉज किंग टूट? सीधी बात है, देखो जब आपसे पूछा जाए कि हु वॉज किंग टूट, मैंने आपको बताई 3 चीज़ें। क्या था? लास्ट एयर, देखिए लिखा हुआ है वर्ड, लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। सेकेंड, ही रूल्ड ओनली फॉर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स रूल किया था, एंड डाइड 3300 ईयर्स अगो अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। अब इसके अलावा और क्या आपको इस आंसर में ऐड करना है? वेट अ मिनट, और क्या आपको इस आंसर में ऐड करना है? देखो ये प्रॉब्लम आती है, आपने इतने पॉइंट्स लिख दिए ना, अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कितने मिलेंगे? 1.5। दिस इज़ द रीज़न कि 1.5 क्यों मिले मैम हमको, क्योंकि आपने एक 2 नंबर का क्वेश्चन को 2 लाइन में लिखा है। सो डोंट डू दिस। कम से कम आप 4 to 5 लाइन्स में अपने आंसर को लिखिए और पॉइंट पूरे लिखिए। तो आपने सिर्फ एक पॉइंट बताया है यहाँ पर, इन्होंने जैसे आप बुक से पढ़ के आ जाते हैं और आप सिर्फ एक ही पॉइंट बताते हैं कि हु वॉज किंग टूट? King Tut was last heir of a powerful dynasty of Egypt. He ruled only 9 years and died very young. And died के बाद में आपको याद लिखना है यहाँ पर very young, 3300 years ago. ठीक है, एंड ही वॉज फेबुलसली वेल्दी। तो आपको ये 3 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ही वॉज फेबुलसली वेल्दी। एंड अगर फिर भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छोटा है, मतलब 4 to 5 to 6 लाइन्स में आप आंसर लिखिए। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो टेकन आउट मैनी टाइम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, हिज लाइफ हिज डेथ वॉज मिस्ट्री फॉर द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। फाइन, नाउ इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखना शुरू सीखिए आप। यहाँ वहाँ की कहानियाँ मत लिखिए। अगर वाकई यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, देन पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज किंग टूट बीइंग टेकन टू? कहाँ लेके जा रहे थे? बच्चे को समझ ही नहीं आता मैम लेके कहाँ जा रहे थे, कहाँ हुआ था मैम, कौन सा चैप्टर था, कहाँ लेके जा रहे थे? टेकन टू CT स्कैनर। ठीक है, क्यों लेके जा रहे थे? तो अगर आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन ये पूछा, उन्होंने कहा है 2 मार्क्स, तो आप समझ जाइए भाई कि आपको 5 to 6 लाइन्स में आंसर करना है। फाइन, तो आप कैसे लिखोगे? ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम हिज ग्रेव टू बी पुट इनटू CT स्कैनर मशीन। ठीक है, इस CT स्कैनर मशीन इन ऑर्डर टू सी इफ़ देयर वॉज एनी मेडिकल रीज़न बिहाइंड हिज अनटाइमली मिस्टीरियस डेथ। ठीक है, ठीक है, इतना ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना, वेरी गुड। ही वॉज टेकन टू CT स्कैनर मशीन। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो वैसे लिखोगे, CT डायरेक्ट आंसर लिखिए। ये देखिए यहाँ पर कितना डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इन्होंने कि डायरेक्टली ही वॉज टेकन आउट टू टेकन टू CT स्कैनर मशीन टू फाइंड आउट द मिस्ट्री, टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। फाइन, तो ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। अब आप इतना सा आंसर लिख दोगे, यू विल नॉट गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए। अब मैम आप आगे क्या लिखेंगे इसमें 2 मार्क्स में? इसके 2 मार्क्स में आप और लिखेंगे अबाउट हिज लाइफ एंड अबाउट हिज डेथ, कि क्यों जब उसको लेके जाया जाता है, इससे रिलेटेड क्या आपको याद था कि वॉज बिकॉज King Tut was mummy was the King Tut's mummy was one of the first to undergo this investigation। ये भी लिख सकते हो आप इसके आगे कि this was the first mummy which was going to be investigated in CT scanner machine। थर्ड थिंग क्या लिख सकते हो आप? थर्ड थिंग लिख सकते हो द कि इसी से रिलेटेड लिखोगे, दे वांटेड टू
solve this mystery. That is why they were taken out cities in to him into CT scanner machine. 3 to 4 lines, 4 to 5 lines आराम से बन जाएगा. Now next question will come. Why does the author say that little is known about this? अभी देखो मैंने सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया है, अभी थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आएंगे. Why does the author say that little is known about this young ruler? क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है कि थोड़ा सा ही पता है हमें इस यंग रूलर के बारे में? क्योंकि ना तो उन्हें पता है उनकी लाइफ के बारे में, कि ना उनको उनकी डेथ के बारे में पता है. बस लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ ही दे ऑल आर थिंकिंग अबाउट, कुछ ना कुछ अनुमान लगा रहे हैं. पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट देम, about him. So very little he knew about the thing because he died very young. इतना पता है उन्हें. कितने ईयर्स पहले? 3300 ईयर्स पहले. ओके. एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस मीन्स कि ही पीपल डिड नॉट नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. एंड ये इतने से नो वन नोज अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. पीपल डिड नॉट नो अबाउट हिज डेथ, कि कैसे डेथ हुई थी. एंड ही वॉज मर्डर्ड और ही वॉज डाइड ड्यू टू सम अदर रीज़न. इसके अलावा इनकी लाइफ में इनको कुछ भी नहीं पता था. लोगों को इनके अलावा इनकी लाइफ के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था. दैट इज़ वाई ही सेड वेरी लिटिल इज़ नोन. ठीक है. वाई हैड द टूरिस्ट डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड टूम. क्यों आ रहे थे टूरिस्ट? ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्यों आ रहे थे बार बार इनके टूरिस्ट इनके पास में इनको देखने के लिए क्यों आ रहे थे? क्योंकि दे वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट हिम. पहला पॉइंट. हमेशा आंसर को पॉइंट में लर्न कीजिए, लेकिन लिखिए पैराग्राफ में. पॉइंट्स में हमेशा ये बात याद रखिए, पॉइंट्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पॉइंट्स में देखा जाता है, तो मैं भी पॉइंट्स में देखती हूँ. तो पॉइंट्स में याद कीजिए कि पहला तो रिस्पेक्ट करने के लिए. दूसरी चीज़ क्या था वहाँ पर? जो उनका गाइल्डेड फेस था ऑफ टट, वो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर के साथ, मतलब जो आउटर कॉफिन था वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अलग था. तो उसको देखने के लिए तो वेट अ मिनट, पहला पॉइंट ही आता है आउटर कॉफिन, ये हो जाता है. एंड उनके साथ में बहुत सारा गोल्ड जो था वो क्या किया गया था, गोल्ड को इनके साथ में बहुत ज़्यादा बरी किया गया था. दे टॉक्ड इन विस्परिंग एंड दोज पीपल दोज हु वर देयर. अब वहाँ पर 3 बातें हुई हैं. सम पीपल वर विस्परिंग अबाउट देयर लाइफ एंड डेथ. सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिज गाइड बुक्स, जो साइड में लगी हुई थी उनकी गाइड बुक को पढ़ रहे थे. और सम पीपल वॉज एफ्रेड ऑफ फरोज कर्स, कि हमने इनकी डेड बॉडी को फिर निकाल लिया, बार बार निकाल रहे हैं तो हमें कर्स हो सकता है, हमें भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज हॉवर्ड कार्टर? Who was Howard Carter? What do you think he was looking for? Was he successful in his mission? तो who was Howard Carter? कौन था Howard Carter? देखो Howard Carter वो था जिन्होंने इनको सबसे पहले निकाला था. ठीक है. What do you think he was looking for? क्यों निकाला था? आप क्या सोचोगे? भाई सीधी सी बात है, उन्होंने क्यों निकाला था? Because he wanted to know about his लाइफ एंड डेथ. वॉज ही सक्सेसफुल इन दिस मिशन? लेकिन क्या एक्चुअली वो कोई पता लगा पाए थे? तो नहीं पता लगा पाए थे. उनको बहुत सारा गोल्ड मिला और उस गोल्ड के साथ में वो उन्होंने उनको वापस वैसे ही रख दिया, और गोल्ड को जो है वो वापस उनको उसमें जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें सबमिट कर दिया गया. लेकिन जो मेन फोकस था उनका कि ही ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, he was not successful in that mission. Why did Carter not taken away any of the riches? और why did Carter not take away any of the riches? क्यों वो अपने साथ में नहीं लेके गया? ठीक है. ओके. आंसर देख लेते हैं. हॉवर्ड कार्टर वॉज बेटर आर्कियोलॉजिस्ट. आप बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करोगे आंसर. ही वॉज सर्चिंग फॉर किंग टूट्स टूम. येस ही डिस्कवर्ड इन 1922. बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे आंसर. और ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है. For futile searching in 1922 he got this his mummy. He did not take away any of his riches because he was more interested in the coffin of King Tut. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनके बारे में जानने के लिए. and made discovery about his death which was a mystery. Tut had died a very young age. तो इन्होंने अभी सिर्फ आंसर शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये आंसर पूरा नहीं है. यही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप बुक से पढ़ के आते हो. आंसर पूरा कैसे होगा आप सुनिए. इधर ही 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. हु वॉज हॉवर्ड कार्टर? बिल्कुल करेक्ट आंसर कि ही वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. और व्हाट डू यू थिंक ही वॉज लुकिंग फॉर? ही वॉज लुकिंग फॉर
ही वॉन्टेड टू नो अबाउट इट, ये ठीक है 1922, एंड ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज लाइफ, मिस्ट्री अबाउट हिज life and death, that is why he taken out. But was he successful in his mission? No, he was not successful in his mission. Why did Carter not taken away any of the riches? Because they are submitted, वो जो उसकी जितनी भी riches मिली थी वो सारी की सारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिटेड थी, वो सारी की सारी वहाँ सबमिट कर दी गई थी, वो साथ में नहीं लेके जा पाए थे, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो इसके साथ में, बिकॉज ही वॉज मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ हिज बिहाइंड हिज लाइफ एंड death. Fine. Now next question, which is very important, why have contents become part of the फरोस लेजेंड? वो जो कंटेंट, जो भी जो रॉयल कलेक्शन मिला था वो फरो के लेजेंड का पार्ट कैसे बन गया? तो दे वर द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन फाउंड इन द फरोस लेजेंड एंड दे वर स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, ठीक है, एंड प्रेशियस, ये सारी चीज़ें थी। तो आप इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें थी जो उनको मिली थी। लेकिन वाई हैव कंटेंट्स बिकम पार्ट ऑफ द फरोस लेजेंड? क्योंकि बहुत सारा गोल्ड मिला था, उससे उनके बारे में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा रिच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहे होंगे, इसलिए वो एक पार्ट बन गया उनकी लाइफ का, ठीक है। वाई डज किंग टूम स्टिल गेट मैक्सिमम अटेंशन इवन टुडे? मैक्सिमम अटेंशन क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी टूम को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। फ्यूनरेरी ट्रेजर फाउंड इन टूम वर रियली ब्रिलियंट, चूजन टू गारंटी रिसरेक्शन। और रिसरेक्शन मीन्स क्या होता है? लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये जो उनका सामान जो मिला था ना, जो भी सारी चीज़ें गोल्ड की, दे ऑल वर फैबुलसली बिल्ट, और बहुत ब्यूटीफुल बने हुए थे। और उनका गारंटी, मतलब उनकी जो ब्यूटी को देख करके, मतलब उस सामान जिस तरह से अरेंज करके रखा था, तो ये था कि पीपल दे यूज टू थिंक दैट देयर इज़ गारंटी ऑफ रिसरेक्शन, ठीक है। रिमेंबर, सो किंग्स टूट स्टिल गेट्स में, इसलिए लोग अभी भी वहाँ देखने आते, किंग टूट की टूम्ब को अभी भी लोग देखने आते हैं। लोग वहाँ की आर्टिफैक्ट को बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इतना ब्रिलियंट उनका काम था ना कि पीपल अभी भी दे ग्रैब मोस्ट अटेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कार्टर्स एफर्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज इन वेन? क्यों? देखो ऊपर लिखा था ना कार्टर का डिस्कवर, क्यों? इसका आंसर देखो याद है, इन वेन हिज फाइंडिंग हैव बीन इम्पॉर्टेंट टू हिज सक्सेसर ऑन अ सिमिलर मिशन, व्हाट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डिड ही लीव? उन्होंने जो कार्टर को जब ये मिले थे, तो इन्होंने बोला कि इनका जो एफर्ट था वो क्या था? बेकार था। एंड हिज फाइंडिंग, जो भी इन्होंने सामान मिला उनको, जो भी उनको गोल्ड का सामान मिला, उनके सक्सेसर के लिए एक मिशन बन गया था, और बहुत ही व्हाट वैल्यूएबल। और क्या ऐसी मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये बहुत स्मार्टली काम करते हैं। और आप क्या करते हो, एक पार्ट का आंसर देते, दूसरा पार्ट भूल जाते हो ना, जो उसके मार्क्स कट जाते हैं। रिमेंबर कि आप हर पार्ट को अटेम्प्ट करो। फाइन, ओके। कार्टर हैड सेपरेटेड टूट्स ममी फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, कट करके निकाल दिया गया था, एंड कट नियरली एवरी जॉइंट। ही हैड रीअसेंबल्ड द पार्ट्स एंड पुट दैम इन वुडन बॉक्स। इट हेल्प द अदर साइंटिस्ट टू एक्स-रे ममी विद मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। तो जो उन्होंने गलती क्या की है, इन्फॉर्मेशन क्या उन्होंने छोड़ दी, वो तो इन्होंने इस आंसर में दिया ही नहीं है। पहले का आंसर क्या है कि कार्टर का वेन गया, लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, क्या उनके सक्सेसर के लिए हेल्पफुल? क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी पार्ट को अलग कर दिया था, तो उनको एक्सरे करने में या फिर सीटी स्कैनर तक लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें बाद में काटना पड़ता। तो पहले ही उन्होंने काट दिए थे, उनके बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए थे, सेपरेट कर दिए थे टू टेक आउट दैट गोल्ड। लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी उन्होंने छोड़ी थी? तो आप बताइए, क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी जो उन्होंने छोड़ी थी? आप मुझे बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी? नहीं मिली थी भाई, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन विच वाज लेफ्ट बाय हिम। कार्टर हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत छोटी सी चॉइस थी। ये किस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैम? ये भाई देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि कार्टर हैड लिटिल चॉइस, जब वो उसको कट करने जाते हैं ना बॉडी को, तो उनके पास लिटिल चॉइस थी, क्योंकि उन्होंने धूप में रख लिया, सब कुछ कर लिया, बट नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हुआ उसको, वो मूव ही नहीं, उसकी बॉडी बिल्कुल भी गोल्ड से अलग नहीं होती। इन्होंने सोचा कि जो रेजिन है वो मेल्ट हो जाएगा, बट नथिंग मेल्टेड, नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही थी। द चॉइस वॉज टू कट द ममी फ्री इफ़ ही डिड नॉट डन इट थीव्स। और अगर वो छोड़ देते भाई, लोगों को सोसाइटी जो पीपल थे ना, दे दोज हु आर कमिंग देयर, नाउ दे गॉट टू नो कि बहुत सारा गोल्ड उनके साथ में बरी किया गया है,
तो अगर वो उन्हें छोड़ देते, भाई लोगों को तो बात चली गया था, अगर वो उन्हें छोड़ देते तो क्या होता, थीव्स उनको आउटविटेड करके, मतलब चालाकी से उनको गार्ड वगैरह को बेवकूफ़ बना करके उनको ले जाते, उसके गोल्ड को ले जाते। तो इसीलिए उनके पास बहुत लिटिल चॉइस थी, क्योंकि वो ऑलरेडी निकाल चुके थे उन्हें, वो निकल नहीं रहा था उनकी गोल्ड जो था। तो आपको ये भी लिखना है, इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना सा लिखा है ना, बाद का पार्ट है, आपको लिखना है यहाँ पर कि देयर वॉज अ रेजिन एंड विच वॉज यूज टू कीप दोज थिंग्स, जो गोल्ड की थिंग्स थी, टू दैट वॉज यूज एंड इट वॉज सॉलिड, नाउ सॉलिडिफाइड हो चुका था, इट वॉज सॉलिडिफाइड। सो दैट इज़ वाई हॉवर्ड कार्टर ने केप्ट इट इन द सन, ब्लेजिंग सन, और ही ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग मूव, नथिंग बस्ट, ये बिल्कुल नहीं हिला। एंड नाउ ही हैड अ लिटिल चॉइस, बिकॉज इफ़ ही हैडंट डन इट थीव्स वुड हैव आउट, तब आप ये लाइन लिखोगे, मतलब 3 लाइन्स ऊपर की लिखोगे एंड 3 लाइन्स बाद की लिखोगे, ठीक है। वाई डिड द एंशिएंट इजिप्ट बरी अ किंग विद ऑल रिचेस, क्यों बरी करते थे ऑल रिचेस के साथ में, बिकॉज जप्टियन बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ, रिसरेक्शन में, लाइफ आफ्टर देर इज, दे यूज टू थिंक, आप ऐसे ही लिखोगे, दे यूज टू थिंक दैट देर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो 5 to 6 लाइन्स की आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे पीछे की स्टोरीज नहीं लिखनी है। फाइन, नाउ दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था, चेंज इन द रिसेंट पास्ट में कैसे आर्कियोलॉजी चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है। पहले के टाइम पर एक्सरे नहीं था, एक्सरे में सिर्फ एक ही मशीन होती थी, अभी CT स्कैनर बहुत सारी जो है वो फोटो पिक्सल्स निकलती हैं। इट इज़ गिवन ऑलरेडी इन योर बुक। नाउ इन एंशियंट इजिप्ट द किंग लिव्ड एंड डाइड इन स्प्लेंडर, जो एंशियंट इजिप्ट था वहाँ पर किंग जो थे वो लिव्ड और डाइड स्प्लेंडर की तरीके से, मतलब लाइफ जो उन्होंने जी वो तो गोल्ड के साथ जी, जब उनकी डेथ भी हो गई ना तभी भी स्प्लेंडर के साथ है, मतलब कि उनको जब बरी किया तो बहुत सारे गोल्ड वगैरह के साथ में बरी किया था, खाना पीना सब कुछ रख करके बरी किया था। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द फैक्ट फ्रॉम टट्स ग्रेव, आपको टट के ग्रेव का रेफरेंस दे करके आंसर लिखना है। तो आप बिल्कुल वही लिखोगे जो मैंने कहा, टुट वॉज द लास्ट रूलर, पहले तो ये लिखोगे कि टुट कौन था, टुट वॉज द लास्ट रूलर, लास्ट ईयर ऑफ द फैमिली ऑफ द डायनेस्टी, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ही डाइड इन अ वेरी mysterious way and he ruled for 9 years, ये सब लिख सकते हो। he was very rich and very fabulous at that time, tuts were pharaohs, warrior kings were very rich, they conquered lands, lived in splendor, brought many changes, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आफ्टर देयर डेथ, अब डेथ के बाद में भी, आफ्टर देयर डेथ ऑल्सो they were buried with lots of things, lots of in pyramids, people believe in dead and man needed everything life in the, इस आंसर को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा और लॉन्ग कर सकते हैं कि अगर आप किंग टुट के बारे में लिख देंगे कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, आपको सब पता है कि वो लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास में बहुत सारा पैसा होता, लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ भी उनके पास में बहुत पैसा होता था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने फिर से बहुत सारे किंग टुट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। इट यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अच्छा ये उसका आंसर है जो था ना, आर्कियोलॉजी जो कैसे चेंज, देखो, इट यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, टुडे अ CT स्कैन कैन बी डन विच कैन गिव अ मच बेटर इमेजेस ऑफ अ बॉडी। तो एक्सरे और CT स्कैन का कंपेयर करके लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज किंग टुट्स डेथ ग्रेट इवेंट, क्यों ग्रेट इवेंट थी, बिकॉज ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ द फैमिली लाइन, सो इट दैट इज़ वाई, आई थिंक करवा दिया है। एंड दो टुट वॉज वन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, वाई डज द पोइट से, ऑथर से दैट इन हिज डेथ ही इज़ रियली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, क्यों उन्होंने कहा इवन इन हिज डेथ टुट वॉज, बिकॉज हिज मम्मी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू अंडरगो, क्योंकि ये डेथ के बाद में भी सबसे फेमस रहे, क्योंकि इनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया और इनको ही सबसे पहले CT स्कैन मशीन में रखा गया है, इसलिए अपनी कंट्रीमैन से हर चीज़ में जाके आगे रहे। वॉट इज़ रेफर्ड टू एज एन एरी डिटेल, क्या एरी डिटेल मिली थी वहाँ पर। वॉट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व इन द करेंट फाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे, देखो ध्यान रखा करो क्वेश्चंस का। तो क्या स्ट्रेंज सी डिटेल इनको मिली थी, चलो पढ़ लेते हैं भाई, क्या स्ट्रेंज सी डिटेल मिली थी। तो एरी डिटेल स्कैनिंग इज़ 0.062, एक्चुअली कुछ नहीं मिली थी इनको,
ठीक है, mm स्लाइस तो इन्होंने लिख दिया है कि डिटेल इज स्कैनिंग इन 0.62 mm स्लाइस ऑफ टट्स हैड टू रजिस्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर बाय अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एनाटॉमी एंड नथिंग वॉज, कुछ भी। अच्छा, एरी डिटेल, व्हाट इज रेफर्ड टू एज एन एरी डिटेल मीन्स कि हर एक एरी मतलब एक छोटी से छोटी डिटेल कैसे मिली थी। ठीक है, तो वो 0.62 mm तक जा कर के इन्होंने उनको देखने की कोशिश की कि शायद कुछ इनकी लाइफ और डेथ के बारे में हमें कुछ मिल जाए, बट नथिंग हैपेंड। वाई डिड द गार्ड रिमार्क कर्स ऑफ द फरो, याद है जब इनका फ़ैन, जो 2 फ़ैन थे वो बंद हो गए थे, तो उनके फ़ैन बंद हो गए थे CT स्कैनर वाले, तो फिर 2 फ़ैन लेकर के जो 2 लोग बाहर वर्कमैन, दे कैरी 2 फैंस फ्रॉम द ऑफिस, और फिर उसके बाद में बिकॉज द, ये लिखा हुआ है आंसर में, एंड द गार्ड थॉट दैट एंड द पीपल दोज हु वर देयर, दे दोज हु गैदर्ड देयर, दे सेड दैट दिस इज एक्चुअली कर्स ऑफ फरो। ठीक है, कि CT स्कैन की जो पंखा था वो भी चलना बंद हो गया था। 2 पंखे लेकर के ये लोग गए हैं, वर्कमैन निकले, उन्होंने 2 पंखे लेकर के CT स्कैन मशीन तक गए हैं, और फिर फाइनली तो किसी गार्ड ने क्या कमेंट किया है, कहा है कि भाई यही फरो है का कर्स है। वाई डिड जाही हवस हीव अ साई ऑफ रिलीफ एंड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, क्यों कहा उन्होंने, बिकॉज उन्होंने, अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे मैम, कैसे लिखे, पता नहीं कहाँ कहानियाँ लिख देते हो, तो आप ये लिखोगे जाही हवास टुक आउट King Tut to investigate again, and he put him in CT scanner and to find out mystery about his life and death, but Tut's body was taken back to his tomb after 3 hours. The pharaoh again rested in the पीस एंड ही लेड हिम सेंचुरीज एगो, जैसे कि वो काफ़ी सेंचुरी से सोया ना हो, ऐसे ही वो सोने के लिए कहने लगा, बिकॉज ही कुड नॉट फाउंड एनीथिंग, देयर वॉज एवरीथिंग वॉज ऑल राइट देयर। ओके, वाई हैव कंटेंट बिकम पार्ट ऑफ द फरोस लेजेंड, ये तो हो गया है। ठीक है, अच्छा, ऑन जनवरी 5, 2005 हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, एलेबोरेट। आर्कियोलॉजी से समझ लेना किस चैप्टर की बात की जा रही है, तो क्या हिस्ट्री बनाई गई थी। द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली ओवर द पास्ट डिकेड्स, नाउ द फोकस इज़ नो लॉन्गर ऑन द हिडन ट्रेजर, कि अब जो लोग हैं, 5 जनवरी को क्या बोला गया कि अब जो लोग हैं वो ट्रेजर पर नहीं विश्वास करते, उन पर फोकस नहीं करते हैं, बट ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, इंटरव्यूइंग मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। आज की डेट में कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स है, द लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास में। तो 5 जनवरी को किंग टूट, तो देखो ये ध्यान देना कि इन्होंने क्या किया, लॉन्ग आंसर बनाना है, इनके पास बहुत कुछ लिखने को नहीं था, तो इन्होंने पहले आर्कियोलॉजी के बारे में लिखा, फिर उसके बाद में इन्होंने आगे लिखा CT स्कैन में क्या लिखा था। 5 जनवरी को क्या हुआ, टूट वॉज टेकन आउट फर्स्ट मम्मी, जिसको CT स्कैन में रखा जाता है, ये पूरी स्टोरी आप लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ वाई डिड कार्टर बिकम पॉपुलर अमंग द इजिप्टियन, कार्टर क्यों इजिप्टियन के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, आप बताओगे क्यों पॉपुलर हो गए थे। क्योंकि हॉवर्ड कार्टर वही थे हु फाइंड आउट हु इन्वेस्टिगेटेड दिस मम्मी, और उन्होंने पूरा, आप आराम से पूरा आंसर लिख सकते हो कि ही टेक हिम आउट एंड उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने बॉडी को कट किया उनकी, टू टेक आउट द गोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू लर्न अबाउट किंग टूट्स एंसेस्टर, व्हाट डू यू लर्न अबाउट किंग टूट्स एंसेस्टर, तो पता है ना एमेनहॉटेप III के बाद में कौन आया था, तो मैंने पूरा एक माइंड मैप बनवाया हुआ है, उसको रिवाइज करके आप जाओगे, और अगर आपके पास माइंड मैप नहीं बना है तो इस आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे कि भाई एमेनहॉटेप III थे, फिर एमेनहॉटेप III बहुत अच्छे इंसान थे। एमेनहॉटेप IV जो आया वो थोड़ा सा कैसा था, थोड़ा सा सनकी सा था, थोड़ा सा वैकी था, एंड उसके बाद में ही शॉक्ड द कंट्री बाय स्मैशिंग, उसने एमेनहॉटेप IV ने क्या किया था कि अमुन की जो इमेजेस थी उसको पूरी, मतलब उनके मंदिर तुड़वा दिए थे, मेजर गॉड थे उस टाइम के अमुन, उनके मंदिर तुड़वा दिए गए थे, उनके टेम्पल्स क्लोज करवा दिए गए, और पूरी कैपिटल को शॉक्ड कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फ्रॉम थेब, तो अपनी कंट्री की जो कैपिटल थी उस थेब को हटा करके एकेनेटन कर दिया था, उनको एकेनेटन कर दिया था। उनकी डेथ के बाद में फिर वापस इसमैन खेरे नाम का एक किंग आया, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, उसके बाद में आए टुटनखैटन सेट ऑन द थ्रोन, और आज फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके वापस पुराने वाला गॉड की दोबारा पूजा करवाई, जो अमुन, उन्होंने अमुन गॉड को
तुड़वा दिया था, इन्होंने अमन गॉड को फिर रिस्टोर करवाया और ओल्ड वेज रिस्टोर करवाए, और इसलिए ये काफ़ी फेमस थे। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड फॉर अबाउट 9 years एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली। तो ये ध्यान रखोगे पॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोएम की लेबरनम टॉप। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनको रिवीजन ज़रूर कर लेना। और भी क्वेश्चंस देखूंगी मैं, और भी वीडियो डालूंगी। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिगनिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ द पोएम? क्या समझते हैं बिगनिंग और एंडिंग में? तो देखो, बिगनिंग में लेबरनम टॉप कैसा था? साइलेंट था, और लास्ट में भी अगेन इट वॉज साइलेंट, ठीक है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट स्टिल एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, देर इज नो मूवमेंट एट द एंड ऑफ द पोएम। ऑल्सो द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे एंड द ट्री इज अगेन एम्प्टी एंड साइलेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड की मूवमेंट किस किस से कंपेयर की गई थी? स्लीक लाइक अ लिजर्ड, है ना, लिजर्ड से कंपेयर की गई थी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट कंपेयर? और क्यों की गई थी कंपैरिजन? बिकॉज इट वॉज स्लीक, बिल्कुल एकदम स्लीक। देर देर उसके मूवमेंट से, मूवमेंट इज फर्स्ट स्मूथ देन एब्रप्ट एंड देन अलर्ट। तो लिजर्ड कैसी होती है? स्मूथ होती है, एब्रप्ट होती है, बहुत अलर्ट होती है। तो इसलिए उनको कंपेयर किया। द बेसिस फॉर कंपेरिजन इज द वे इन विच बोथ द बर्ड एंड लिजर्ड मूव। और क्यों? क्योंकि लिजर्ड और बर्ड जो है वो दोनों तो एक ही तरीके से मूव करती हैं। वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट? इंजन की इमेज क्यों लगवाई उस पोएम में? द फैमिली ऑफ द गोल्ड फिंच हैव अ नेस्ट। तो क्या कहते हैं वो नेस्ट उस लेबरनम ट्री में रखा हुआ है। तो जब बर्ड आती है तो उसको पूरा भर देती है शोर शराबे से, और पूरे मूवमेंट से भर देती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कंपेयर किया इंजन से। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? क्या अच्छा लगा पोएम में आपको? साउंड्स, वर्ड्स। द पोएम विजुअली डिस्क्राइब द एटमोसफियर बहुत ब्यूटीफुली। लेबरनम ट्री, इसका स्प्रिंग का सीज़न है, तो सीज़न, वर्ड, सब चीज़ें आप लिख दोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। वेयर डज द फ्रेज हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इसका मतलब क्या है कि हर बेयर्ड फेस, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द स्ट्रिप्ड फेस ऑफ द गोल्ड फिंच इज हर आइडेंटिटी मास्क, है ना। उसका जो स्ट्रिप्ड वाला फेस है वो गोल्ड फिंच का आइडेंटिटी मास्क है। द डिस्टिंक्टिव मार्किंग मेक्स हर फेस लुक लाइक। और उसका जो फेस का जो डिज़ाइन है ना, उसी की वजह से वो लोगों से डिस्टिंक्ट दिखती है। बर्ड, शी रिमेन्स हिडन इन द थिकनेस ऑफ एंड व्हेन शी रीचेस ब्रांच एंड हर स्ट्रिप्स बिकम्स विजिबल एंड दैट मेक्स हिम हर रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोएम की। ये है वॉइस ऑफ द रेन। वाई डज द रेन से इट इज़ एटर्नल? क्यों कहते हैं कि रेन एटर्नल है? एटर्नल मीन्स कंटिन्यूसली चलती है। क्यों? क्योंकि रेन एवेपोरेट होती है। वेपोरेशन, जो वेपोरेशन होता है इसका, उसके बाद में कंडेंसेशन होता है, पानी नीचे आता है बारिश के तरीके से, एंड देन ये हमेशा चलता ही रहता है। तो आप आंसर लिख दोगे, आप सामने देख रहे हो यहाँ पर भी। द साइकिल ऑफ द रेन इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना एंड इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ऐसे करके ऊपर जाती है। नाउ डू यू थिंक द रेन इज़ बीइंग बोस्टफुल? कि रेन जो है इट इज़ गिविंग, मतलब ये खुद ही सेल्फ प्रेज कर रही है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लग रहा है कि जो रेन है वो सेल्फ प्रेज कर रही है? नहीं भाई, वो सेल्फ प्रेज नहीं कर रही है, ये रियलिटी बता रही है, ठीक है। दैट इट इज़ मेयरली स्टेटिंग नेचुरल फैक्ट्स। और वो नेचुरल फैक्ट्स बता रही है कि देखो, मेरे बिना ये सारे के सारे सीड्स दे ऑल विल बी हिडन एंड लेटेंट। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो वो सच बता रही है। बिहाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाइंड द अपीयरेंट सिंप्लिसिटी द पोएम हाइड्स अ डीप मीनिंग। आप एक सिंपल सी पोएम के पीछे बहुत डीप मीनिंग लिखा हुआ है। व्हाट मैसेज डज द पोएट रीडर सेज? क्या ऐसा रीडर का? विटमैन पोर्ट्रेट द cyclic nature of the rain. Through its process, the poet shows that the rain gives back life to its own origin. Similarly, we are the creation of earth and should do the same. हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। वो हमें ये बताना चाहती है कि देखो, जैसे हम कंटिन्यू चलते हैं, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। नाउ ये दो क्वेश्चंस को पढ़, द पोएट इज सेलिब्रेटिंग लाइफ इटसेल्फ, हाउ डज द पोएट ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट? इन दोनों क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा। देखो, मैं हर एक क्वेश्चन पे जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन जूम कर रही हूँ, आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उसको आंसर भी पढ़ने की कोशिश करें। द कॉन्टिन्यूअस साइकिल ऑफ द रेन इज़ टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप
पॉज करके ये आंसर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कंपेयर एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ साइकिल लाइफ, इसको कर लीजिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आ जाते हैं जो पोयम है फोटोग्राफ ब्रॉड बैक फॉन्ड मेमोरीज। ये जो मदर वाली फोटोग्राफ करके पोयम थी उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टू पास्ट ऑफ हर मदर एंड ऑफ हर ओन। कैसे वो कर अपनी मदर को बता रही हैं अपना पास्ट में, और बात कर रही हैं उनकी मदर के पास्ट की, मतलब अपनी जो पोयम लिख रही है उसमें अपना पास्ट बताती है और फिर अपनी मदर का पास्ट बता रही हैं कि मेरी मदर अपनी कजिन सिस्टर। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया, ऐसे लिखना है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मूड ऑफ द पोएट, ज़रूर पढ़ लो। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, देखो ये इजी पोएम है बहुत, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ये रहे सारे क्वेश्चंस, इधर भी मैं कर देती हूँ। Why does the poet contrast the girl with the sea? Why do you think the poet says nothing about the mother's death? तो ये सारी क्वेश्चंस को आप एक सेकंड के लिए देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस को आप देख करके आप रीड कर लीजिए और इनको रिवाइज करके ज़रूर आइएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, हु आर लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर, वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू टेक देम। बहुत अच्छे से पता है आपको। द नरेटर इज दैट एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द रिज वी कुड सी एंडलेस नॉर्मल, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डिड इट मीन। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आई थिंक ये आधे घंटे की हो गई है और मैं इससे ना और टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। इनके आंसर्स आर ऑल्सो गिवन हियर। आंसर बिल्कुल यही लिखने हैं, कुछ अपने दिमाग से भी लिखने हैं जिससे थोड़े लंबे से हो जाए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द हैंड पम्प डेवलप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बट अवर रिस्पाइट मतलब जो हमारा रिलैक्स, जो हमारा रेस्ट था वो शॉर्ट टाइम के लिए था। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के और भी वीडियोस मिलेंगे अभी, जिससे कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड द एड्रेस के, जिसको आप देख लीजिएगा। हो सका तो मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी उन्हें, और आप लोग मेहनत कर लीजिए, सारा रिवाइज़ कर लीजिए। एक ग्रामर पार्ट ज़रूर आएगा आपका, रीअरेंजमेंट वगैरह, तो इसकी मैं और वीडियोस आपको डाल दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो, सो दैट यू कैन गेट माय वीडियोस इजीली। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, ओके। तो लाइक ज़रूर करना बनता है, मेहनत लगती है आप लोग को वीडियो बनाने में, मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग का लाइक भी मुझे मिलना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।